दिस इज़ एलिज़र फिनहस एंड यू आर वाचिंग एलिज़र एजुकेशनल एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में जो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो टारगेट पेपर है उसका पार्ट 2 डिस्कस हो रहा है। टारगेट पेपर के सॉल्यूशन का पार्ट 2 डिस्कस हो रहा है। इससे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है टारगेट पेपर के वो भी कंप्लीट सॉल्व मैं करवा चुका हूं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं उसका मैं पार्ट 1 भी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने टोटल जो है शुरू के 6 जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। उसके आंसर्स प्रॉपर हमने डिस्कस किए थे और मैंने आपको प्रॉपर समझाया भी था। तो अगर आपने वो अभी तक वीडियो नहीं देखी, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 1 है जिसमें हमने 6 क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, तो वो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वहाँ से जाकर आप फर्स्ट ऑफ़ ऑल वो लेक्चर देखें और फिर हम लोग आते हैं इस लेक्चर पर। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने टारगेट पेपर तक नहीं देखा तो टारगेट पेपर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप टारगेट पेपर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडीज़ के, तो उसका पार्ट 2 डिस्कस हो रहा है और ये फाइनल पार्ट होगा। और हम लोग वही जो सीरीज़ है उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने 6 क्वेश्चन आंसर्स किए थे और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे टारगेट पेपर में। तो टारगेट पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है राइट द इम्पॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन है, इसके हम आंसर की जाने बढ़ते हैं। तो आंसर की जाने बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये जो टारगेट पेपर है ये आप 100% याद कर लेते हैं तो आपके डेफिनेटली जो आपका फाइनल पेपर होगा उसमें आपके 100% मार्क्स आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको जो टारगेट पेपर है वो पूरा का पूरा याद करना होगा और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं विदाउट एनी डाउट आपके पूरे जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान की अहमियत को बताओ कि जो लोकेशन है पाकिस्तान की उसकी अहमियत क्या है। तो हम लोग बढ़ते हैं भाई, देखते हैं कि हमारी जो पाकिस्तान है उसकी लोकेशन की अहमियत क्या है। तो लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री ऑफ एशिया। तो जो पाकिस्तान है हमारी कंट्री ये एशिया की मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ में से एक है। कवरिंग द एरिया ऑफ 796096 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो नंबर है 796096 ये आपके MCQs के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ में आया कि पाकिस्तान में कितना एरिया है, तो ये आपने याद रखना है कि 796096 स्क्वायर किलोमीटर इज़ द एरिया ऑफ पाकिस्तान। और ये जो है MCQ ये आता भी रहता है, तो ये आपने याद रखना है। एंड इट्स पॉपुलेशन इज़ अबाउट 130 मिलियन अकॉर्डिंग टू 1998 सेंसस। तो 1998 की जो मरदमशुमारी हुई थी, सेंसस जो होता है वो मरदमशुमारी को कहते हैं। तो 1998 की मरदमशुमारी के अकॉर्डिंग जो पाकिस्तान की आबादी है वो 130 मिलियन है। अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये 1998 की बात की जा रही है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस। जो पाकिस्तान है वो 4 प्रोविंसेस पर मुश्तमिल है, 4 सूबों पर मुश्तमिल है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन एंड बलूचिस्तान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। पंजाब जो है उसकी पॉपुलेशन जो है वो हाईएस्ट है और बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से जो है सबसे बड़ा इसका पाकिस्तान का सूबा है। और इसके जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो PDF मांगते हैं, वो मैं बताना भूल गया। तो PDF जो स्टूडेंट्स को चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख रहा हूँ। अच्छा, ये पेन ही नहीं चल रहा, तो मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ से फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये जो टारगेट पेपर के सॉल्यूशन है वो मैं आपको PDF फॉर्म में भेज दूँगा। तो ये मेरा नंबर है 0346 3643 146। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपना नंबर दे दूँगा। तो भाई अभी हमने क्या पढ़ा, पंजाब जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, और जो बलूचिस्तान है वो एरिया के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। और बाकी इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, जो सबको पता है कि जो इस्लामाबाद है वो पाकिस्तान का कैपिटल है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो पाकिस्तान हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन साउथ एशिया। पाकिस्तान जो है उसकी साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा अहमियत है। इट हैज़ ग्रेट जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इम्पॉर्टेंस। तो जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फील्ड्स में पाकिस्तान की जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत है। इट इज़ लोकेटेड इन अ स्ट्रेटेजिक
लोकेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस आर गिवन बिलो। और इसकी जो लोकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान की एक अच्छी लोकेशन पर बना हुआ है, और यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट्स में जो इसकी इम्पॉर्टेंस है पाकिस्तान की लोकेशन की वो दी गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो है नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के नॉर्थ साइड पर क्या आता है, चाइना आता है। तो इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान चाइना इज सिचुएटेड, पाकिस्तान के नॉर्थ पर चाइना बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान कम्स फ्रॉम इट्स नॉर्थन साइड एंड देयर आर हाई माउंटेन्स इन दिस रीजन। और बहुत सारे जो रिवर्स हैं वो पाकिस्तान के नॉर्थन साइड से ही आते हैं, और इस साइड पर जो नॉर्थ साइड है पाकिस्तान की, यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ भी पाए जाते हैं। चाइना इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, और ये बात तो भाई माननी पड़ेगी कि जो चाइना है उसकी जो इम्पॉर्टेंट है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। और याद रहेगा जो चाइना है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है इस दुनिया में। फिर कराकोरम हाईवे जॉइंस पाकिस्तान एंड चाइना, जो पाकिस्तान और चाइना को एक हाईवे जो है जॉइन करता है वो कौन सा है, कराकोरम हाईवे है। कराकोरम हाईवे से जब हम लोग जाते हैं तो चाइना आ जाता है। पाकिस्तान एंड चाइना हैज़ एक्सीलेंट रिलेशंस फ्रॉम इट्स बिगनिंग एंड ऑल्सो हैव गुड ट्रेड रिलेशंस टू। और पाकिस्तान और चाइना के तो आपको पता है कि भाईचारा है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस हैं, और इनकी जो ट्रेड के रिलेशंस है, मतलब कि ट्रेड रिलेशन मतलब कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के भी रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। फिर आ जाता है नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान। अब जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट साइड है वहाँ पर अफ़गानिस्तान सिचुएटेड है। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इज सिचुएटेड, मैंने आपको बता दिया है। इट इज़ एन इस्लामिक कंट्री, और आप लोगों को सबको पता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। द बॉर्डर लाइन बिटवीन दीज टू कंट्रीज़ इज़ कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन विच इज़ 252 किलोमीटर लॉन्ग। और ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर लाइन जो है 2252 किलोमीटर लॉन्ग है, और इसको क्या कहा जाता है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है उसे ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। और ये जो 2252 किलोमीटर लंबाई है ना बॉर्डर की, ये लाजमी आपके पेपर्स में आती है, तो इसका भी आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान हैव गुड ट्रेड रिलेशंस एंड इट इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ ECO अलॉन्ग विद पाकिस्तान। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के भी अच्छे जो ट्रेड के रिलेशंस हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के रिलेशंस हैं वो अच्छे हैं, और ट्रेड के लिए जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो खुला होता है। और ये जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में एक और कॉमन बात ये है कि ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो ECO की मेंबर हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट की जानिब हम लोग बढ़ते हैं, साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ईरान। तो याद रहे कि पाकिस्तान का जो साउथ वेस्ट पार्ट है वहाँ पर ईरान होता है, और यहाँ पे ये लिखा है कि इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान ईरान इज सिचुएटेड, सेम बात है। ईरान हैज़ एन एक्सीलेंट रिलेशंस विद पाकिस्तान, ईरान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं पाकिस्तान के साथ। इट वाज द वेरी फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू एक्सेप्ट इस्लाम इन 1947। और ये जो ईरान है ये सबसे पहली एक कंट्री जो थी जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था 1947 में, वो ईरान ही थी। ईरान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो ईरान है वो सबसे बड़ी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, मतलब कि यहाँ पर ईरान में दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा एक वेल कंट्री है। एंड इट इज़ ऑल्सो द फाउंडर मेंबर कंट्री ऑफ ECO अलॉन्ग विद पाकिस्तान। और ये जो ECO ऑर्गेनाइजेशन है इसकी भी मेंबर है पाकिस्तान के साथ साथ ईरान भी इसी की ही मेंबर है। अब आता है हमारे पास ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के ईस्ट साइड पर क्या सिचुएटेड है, इंडिया सिचुएटेड है, और यहाँ पर यही लिखा है इन द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान इंडिया इज़ सिचुएटेड। इंडिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। और ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट जमहूरी कौम है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए। इट इज़ ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है दुनिया में वो तो चाइना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन जो सेकेंड सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कौन सी है, इंडिया ही है। फिर है पाकिस्तान इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू मेंटेन हेल्दी रिलेशंस विद इंडिया। अब जो पाकिस्तान है वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएं, लेकिन कश्मीर इज़ द मेन इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को सही नहीं होने दे रही, वो मेन चीज़ जो है वो है कश्मीर डिस्प्यूट। तो ये एक मेन रीज़न है कि पाकिस्तान और इंडिया क्यों आपस में अच्छे रिलेशंस में नहीं है। फिर आता है हमारे पास अरेबियन सी। इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान अरेबियन सी इज़ लोकेटेड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट।
जो पाकिस्तान के साउथ की साइड पर अरेबियन सी लोकेटेड है, और इसमें ये है कि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। ये अरेबियन सी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट है इन पाकिस्तान। मोस्ट ऑफ द ट्रेड इज़ कैरिड थ्रू दिस रूट, और पाकिस्तान में जो ज़्यादातर जो ट्रेड हैं वो इसी रूट के ज़रिए, मतलब कि अरेबियन सी के ज़रिए ही जाती हैं। फिर आता है गल्फ़ कंट्रीज़। Another important point of the location of Pakistan is this that it is situated near the oil providing states of Gulf। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है पाकिस्तान की लोकेशन का, जहाँ पर पाकिस्तान लोकेटेड है, उसका एक मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पाकिस्तान है वो ऐसी कंट्रीज़ के दरमियान में रहता है जहाँ पर जो ऑयल है वो बहुत अच्छे ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस होता है। जैसे कि अभी हमने ईरान में पढ़ा कि ईरान में हाई लेवल पर और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में ईरान में ही ऑयल प्रोड्यूस होता है। दी स्टेट्स हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द वर्ल्ड, और ऐसी स्टेट्स जहाँ पर ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उनकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है ड्यू टू देयर मिनरल ऑयल। पाकिस्तान हैज़ वेरी गुड रिलेशंस विद ऑल दीज कंट्रीज़ फ्राम मोरक्को टू इंडोनेशिया। अब पाकिस्तान में मोरक्को से लेकर इंडोनेशिया तक उन पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इन कंट्रीज़ के साथ। फिर आ जाता है कराची एंड इंटरनेशनल पोर्ट। आपको पता है कि कराची इंटरनेशनल पोर्ट भी है। अभी हम लोग पढ़ते हैं कैसे। कराची इज़ नॉट ओनली द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान बट इट इज़ एन इंटरनेशनल हार्बर एंड एयरपोर्ट। इट कनेक्ट्स यूरोप विद एशिया थ्रू सी एंड एयर रूट्स। कराची सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिटी ही नहीं, बल्कि ये जो है एक तरह का इंटरनेशनल लिंक भी है। और वो इंटरनेशनल लिंक कैसे है, क्योंकि जो यूरोप से एशिया जो आती हैं, मतलब कि लोग आते हैं वो सी के ज़रिए आ जाते हैं, बहरी जहाज़ों के ज़रिए, और एयर रूट्स के ज़रिए भी यूरोप से यहाँ पर एशिया में आते हैं। अब आपको पता होगा जो कराची एयरपोर्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना जो एयरपोर्ट है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और यूरोप की फ़्लाइट्स भी यहाँ पर कराची में लैंड होती हैं। पाकिस्तान कैरीज आउट इट्स ट्रेड विद डिफरेंट कंट्रीज़ थ्रू कराची पोर्ट, और पाकिस्तान जो है वो कराची पोर्ट के ज़रिए भी डिफरेंट ट्रेड्स जो है वो कैरी करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है गैस प्रोटोकॉल। पाकिस्तान हैज़ ग्रेट रिलेशंस विद अफ़गानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तो पाकिस्तान के इन दोनों कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। This is the reasons that these countries have signed a protocol for the supply of gas through pipelines passing through Afghanistan to Pakistan. This agreement helps to develop great relations among themselves. अब जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जो गैस है वो अच्छे मकदार में पाई जाती है, तो इसलिए जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है उनका गैस का आपस में लिंक है, ताकि गैस प्रोवाइड की जाती है एक दूसरे को, ताकि जो इनके रिलेशंस हैं वो अच्छे रह सकें आपस में। फिर 7th एटॉमिक नेशन। पाकिस्तान इज़ द 7th एटॉमिक नेशन इन द वर्ल्ड, और पाकिस्तान जो है भले इसे बने हुए बहुत ही अभी कम साल हुए हैं, 75 साल हुए हैं, 75 ईयर्स, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने और किसी चीज़ में नाम कमाया ना हो, लेकिन जो एटॉमिक पावर है इसके अंदर पाकिस्तान ने अपना नाम कमाया है। अब आपको पता है कि सैकड़ों कंट्रीज़ हैं, 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन जो पाकिस्तान है उन्होंने अपना लोहा मनवाया हुआ है। उन्होंने क्या किया है, ये पाकिस्तान जो है वो 7th एटॉमिक नेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए। इट इज़ द ओनली एटॉमिक पावर अमंग द मुस्लिम कंट्रीज़, और जितनी भी जो है वर्ल्ड में जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान वाहिद ऐसी मुस्लिम कंट्री है जो कि जिसके पास एटॉमिक पावर है। दिस इज़ द रीज़न दैट पाकिस्तान एन्जॉयज़ द प्रेस्टीज इन मुस्लिम वर्ल्ड, और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान का एक नाम है। जितनी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा आला है। कंक्लूजन, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड पाकिस्तान विद एन आइडियल लोकेशन, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने हमें इस बरकत से नवाजा है कि पाकिस्तान की लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी है, सूटेबल लोकेशन है। वी शुड लव आवर कंट्री ऑनेस्टली एंड सेल्फलेसली, और इसीलिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अपनी कंट्री से अल्लाह ने अगर हमें ये कंट्री दी है, अनायत की है, तो हमें इसका शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पर जाकर आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डिफाइन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी इन आवर नेशनल लाइफ। तो भाई आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है,
हमारी लाइफ में, ये आपने बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं भाई आइडियोलॉजी क्या चीज़ है, तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज लुइस, आइडियोलॉजी इज़ अ प्लान और प्रोग्राम विच इज़ बेस्ड अपॉन फिलॉसफी। आइडियोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा प्रोग्राम या ऐसा प्लान जो कि फ़िलासफ़ी पर बेस करे, उसे आइडियोलॉजी कहा जाता है। और ये जो है डेफिनेशन ये अकॉर्डिंग टू जॉर्ज लुइस है। फिर आ जाते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। हेडिंग है पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट एंड द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो भाई आइडियोलॉजी का मेन मैं आपको उर्दू में बताता हूँ कि मतलब होता क्या है। आइडियोलॉजी का मकसद मतलब है कि कोई मकसद हो, ठीक है, मतलब कि किस उस पे बेस पर ये जो चीज़ है बनाई गई हो, तो उसे आइडियोलॉजी कहते हैं। तो पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है और जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो एक इस्लामिक आइडियोलॉजी है विच इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल पर बेस की गई है। द ओनली सॉवरेन इज़ अल्लाह, कि हमारा जो वाहिद जो रहनुमा है, लीडर है, वो अल्लाह है। इस्लाम एक्ट्स एज अ नेशन बिल्डिंग फोर्स बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। इस्लाम जो है वो एक तरह का नेशन बिल्डिंग फोर्स था पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट से पहले, क्योंकि जितने भी मुसलमान बहन भाई थे, ज़्यादातर तो मर्द हज़रात थे जिन्होंने मिलकर जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए आवाज़ उठाई। द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान basically means that Pakistan should be a state where the Muslims have an opportunity to live according to the teachings based on Islamic principle। तो पाकिस्तान बनने का एक मेन मकसद यही था कि एक ऐसी स्टेट हो जहाँ पर जो मुसलमान हैं वो अपनी जो ज़िंदगी है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग गुजार सकें। दे शुड हैव ऑल द रिसोर्सेज टू एनहांस द इस्लामिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन, और उन्हें पूरी आज़ादी हो कि वो इस्लामिक जो कल्चर है और सिविलाइजेशन है उसे पूरे मुल्क में फैला सकें। अकॉर्डिंग टू कायद आज़म सेड पाकिस्तान वॉज क्रिएटेड द डे द इंडियन नेशन एंटर द फील्ड ऑफ इस्लाम। अच्छा, जो कायद आज़म साहब हैं उन्होंने ये फरमाया था कि पाकिस्तान उसी वक्त बन गया था जब जो इंडियन नेशंस हैं उन्होंने इस्लाम के अंदर जब दखल अंदाजी दी, पाकिस्तान उसी वक्त ही बन गया था, क्योंकि उसी वक्त जो तमाम जो इंडिया के मुसलमान थे वो आपस में इकट्ठा होकर एक भाईचारे की तरह उन्होंने जो अपने आप को, अपनी जो इस्लाम मज़हब है और मुसलमानों अपने आप को डिफेंड किया। द अबव स्टेटमेंट क्लियर्स दैट द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक वन। और ये जो कायद आज़म साहब की स्टेटमेंट है उससे ये कंफर्म होता है कि जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है वो इस्लामिक आइडियोलॉजी है। फिर आते हैं एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तानी आइडियोलॉजी के कितने एलिमेंट्स हैं, तो भाई टोटल 5 आइडियोलॉजी के ये एलिमेंट्स हैं आइडियोलॉजी के। फर्स्ट है इस्लाम, सेकंड टू नेशन थ्योरी, थर्ड टेरिटोरियल लैंड, फोर्थ डेमोक्रेटिक सिस्टम, फिफ्थ सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बढ़ते हैं पहले एलिमेंट, आइडियोलॉजी के पहले एलिमेंट की जानिब, जो है इस्लाम। तो पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। तो पाकिस्तान जो वजूद में आया वो बिल्कुल इस्लाम की वजह से ही आया। इस्लाम इज़ द ओनली फोर्स विच गैल्वनाइज्ड मुस्लिम्स एंड लाइंड देम अप बिहाइंड मुस्लिम लीग। और इस्लाम मज़हब ही था जिसकी वजह से जो मुसलमान हैं वो आपस में एक साथ हुए, उन्होंने एका किया, भाईचारा किया और आपस में मिलकर जंग लड़ी और जो पाकिस्तान है उसको आज़ाद करवाया, क्योंकि ये इस्लाम की टीचिंग में शामिल है कि ये होता है ना ब्रदरहुड, भाईचारा, ये इस्लाम की टीचिंग में शामिल है। द एंटायर स्ट्रगल ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया वॉज टू हैव अ स्टेट वेयर दे कुड फ्रीली मेंटेन देयर इस्लामिक एंटिटी। तो जितनी भी ये स्ट्रगल थी मुसलमानों की, तो उसका एक यही मकसद था कि वो जो हैं वो फ्रीली आज़ादाना तौर पर जो इस्लामिक टीचिंग है या इस्लामी तौर पर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। द ओनली फोर्स विच कीप्स मुस्लिम्स यूनाइटेड इज़ इस्लाम। एक वाहिद फोर्स थी जिन्होंने जो मुस्लिम्स हैं उनको एक साथ रखा हुआ था, उन्हें मोटिवेटेड रखा हुआ था, और वो जो फोर्स थी वो इस्लाम थी। विच इज़ एन आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। और यही जो फोर्स है इस्लाम ही पाकिस्तान की आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है। बाकी टू नेशन थ्योरी है, ये तो सेम क्वेश्चन है। ये टू नेशन थ्योरी का इतना बड़ा जो ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, यह टू नेशन थ्योरी यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पर जाकर ख़त्म होता, मतलब कि पूरे एक पेज का है, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा।
तो अब आप बोलेंगे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे, तो इसका एक मकसद ये मतलब ये है कि जो पहले मैं आपको करवा चुका हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के भी पास्ट में 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो उसके अंदर ये पूरा जो टू नेशन थ्योरी वाला ये जो पूरा पैराग्राफ है ये मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपका जो पूरी जो चीज़ है क्लियर हो जाएगी। हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड एलिमेंट की जाने। जो थर्ड एलिमेंट है हमारा वो है टेरिटोरियल लैंड। Among the constitute of ideology of Pakistan, it is the third important element। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के, ये तीसरा एलिमेंट है ये वाला। अ पीस ऑफ लैंड वाज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस, स्टेबलाइजेशन एंड प्रमोशन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। अब जाहिर सी बात है, कहीं पर भी अगर कोई भी इंसान रहता है वहाँ पर टिक के बैठना हो या अपनी जो कल्चर है उसको फैलाना हो, तो उसके लिए एक जो ज़मीन है, जो लैंड है, जगह है, वो दरकार होती है। बगैर जगह का हम कहीं रह ही नहीं सकते, तो इसलिए ये जगह जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी। तो कायद-ए-आज़म यूनाइटेड द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया अंडर द बैनर ऑफ मुस्लिम लीग एंड कार्व्ड आउट अ होमलैंड फॉर देम विद इन 7 years। तो कायद-ए-आज़म साहब जो हैं इनका एक मेन रोल है। कायद-ए-आज़म ने जो है मुस्लिम लीग बनाई और जितने भी मुस्लिम्स थे जो इंडिया में रह रहे थे उन्हें मुस्लिम लीग के अंडर लाए, उन्हें एक साथ किया और विद इन 7 years 7 सालों के अंदर अंदर, डिस्पाइट ऑफ स्टिफ अपोजिशन फ्रॉम हिंदू कांग्रेस एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो 7 सालों के अंदर अंदर उन्होंने एक अपना एक जो जगह है वो ले ली जिसको पाकिस्तान का नाम दिया गया। बावजूद इसके कि जो हिंदू जो कांग्रेस पार्टी थी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी, वो बहुत ज़्यादा स्टिफ उनकी अपोजिशन थी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे वो लोग, लेकिन उसके बावजूद भी जो कायद-ए-आज़म हैं और तमाम जितने भी मुसलमान उस वक्त जिन्होंने जदोजहद की पाकिस्तान के लिए, तो उन सब की मेहनत रंग लाई और जो मुसलमान हैं उनको एक आज़ाद मुल्क मिल गया जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा। फिर आता है फोर्थ, डेमोक्रेटिक सिस्टम। इन एन इस्लामिक स्टेट ऑल द अफेयर्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ शरीयत। तो इस्लामिक स्टेट के अंदर जितने भी कोई भी मामलात हैं वो शरीयत या डेमोक्रेसी मतलब जमहूरियत के उस पर बेस पर ही डिसाइड किए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में अगर देखा जाए, ऑल द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अफेयर्स आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नेशन कंसेंसस एंड इस्लामिक आइडियोलॉजी। दूसरे अल्फाज में बताया जाए जितनी भी सोशल चीज़ें होती हैं, इकोनॉमिक होती हैं, सियासी चीज़ें, फिर कल्चर जितना भी है, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये इस्लामिक टीचिंग से ही हम लोग सीखते हैं। जो हमें इस्लाम गाइड करता है उसी हिसाब से जो पाकिस्तान है, इस्लामिक स्टेट है, वो चलती है। इस्लामिक स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इज़ एन इस्लामिक डेमोक्रेसी और इस्लामिक शरीयत। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ इज्माए उम्मत नेशन कंसेंसस। तो पाकिस्तान की जो क्रिएशन है, जो पाकिस्तान बना है, वो एक एग्जाम्पल है, इज्माए उम्मत की एग्जाम्पल है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। सोशल जस्टिस refers as the society in which the justice is achieved in every aspect of the society rather than merely administration of law। तो सोशल जस्टिस का मतलब ये है कि ऐसी जगह, ऐसी कंट्री जहाँ पर जो जस्टिस है वो सोसाइटी में प्रोवाइड की जाए और जस्टिस जो है वो वही सोसाइटी में या मुल्क में प्रोवाइड की जाए और जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो जस्टिस के लिए काम करे। सोशल जस्टिस refers to the human rights and justice। हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम said in his last sermon that, और ये हज़रत मोहम्मद साहब ने ये फरमाया कि all the mankind are from Adam and Eve। उन्होंने ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने भी मैनकाइंड हैं, जितने भी लोग हैं, वो आदम और हवा की नस्ल से हैं। नो अरब हैज़ एनी सुपीरियॉरिटी ओवर नॉन अरब। किसी अरबी को किसी अजमी पर फ़ौक़ियत हासिल नहीं है और ना ही किसी नॉन अरब को किसी अरबी पर सुपीरियॉरिटी या फ़ौक़ियत हासिल है। नाइदर वाइट हैज़ एनी सुपीरियॉरिटी ओवर ब्लैक, और ना ही किसी गोरे को किसी काले पर फ़ौक़ियत है। रिमेंबर दैट ऑल द मुस्लिम्स आर ब्रदर। और उन्होंने ये कहा कि हमेशा याद रखें कि जितने भी मुसलमान हैं वो भाई हैं, आपस में भाई हैं। एंड दैट ऑल द मुस्लिम्स कंस्टिट्यूटेड ब्रदरहुड, और इसलिए तमाम जो मुसलमान हैं वो आपस में भाईचारा रखें। फिर आइडियोलॉजी की ये पूरे 5 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब ये पढ़ते हैं कि आइडियोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है। फर्स्ट इम्पोर्टेंस है
इट हैज़ सेट अस फ्री फ्राम 2 यॉक्स ऑफ हिंदूज एंड ब्रिटिश डोमिनेंस। तो पाकिस्तान बनने से पहले जो हुकूमत थी वो हिंदुओं की थी और अंग्रेज़ों की थी, और उन्होंने जो मुसलमान हैं उन्हें बहुत ही जुल्म सितम के साथ रखा हुआ था और बिल्कुल भी उन्हें कुछ भी नहीं समझते थे। तो उस चीज़ से हम लोग बिल्कुल आज़ाद हो गए। इनकी जो डोमिनेंस थी हिंदूज़ की और अंग्रेज़ों की, उससे हम लोग बिल्कुल आज़ाद हो गए। सेकंड पॉइंट है, नाउ वी हैव द फ्रीडम टू लिव आवर लाइफ इन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। और अब हमें जो है वो आज़ादी है कि हम अपनी ज़िंदगी इस्लामिक टीचिंग्स या इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग गुजार सकें। थर्ड पॉइंट, नाउ वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्हेंस द मुस्लिम कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और अब हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास ये मौका है कि हम मुस्लिम कल्चर और सिविलाइजेशन को मज़ीद आगे बढ़ा सकें, इन्हेंस कर सकें। फोर्थ पॉइंट, इट हैज़ मेड आवर लाइफ सेफ़, कंफर्टेबल एंड प्रोग्रेसिव। और ये जो नया हमें मुल्क मिला, पाकिस्तान मुल्क मिला, उससे हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो सेफ़ हो गई, कंफर्टेबल हो गई और प्रोग्रेसिव हो गई, मतलब कि आगे बढ़ने वाली ज़िंदगियां हो गई। लेकिन वरना अगर अभी तक हमारा मुल्क नहीं बना होता तो अभी तक हम लोग जो हिंदू और ब्रिटिश लोग हैं उनके अंडर ही हम लोग काम कर रहे होते। फिफ्थ पॉइंट है, लंबा चौड़ा पॉइंट है, इट इज़ अ माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। और ये जो हमें पाकिस्तान मिला, ये इस्लामिक वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, नाउ वी कैन लिव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। और सबसे बढ़ के ये बात कि हम लोग इस्लामी टीचिंग के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगियाँ गुजार सकते हैं। अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश वी कुड नेवर स्पेंड आवर लाइव्स अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। और अगर अभी तक वही बात होगी ना कि अगर अभी तक हम लोग अंग्रेज़ों की हुकूमत में होते तो कभी भी हम लोग अपनी जो ज़िंदगियां हैं वो इस्लामी तालीम के साथ कभी भी हम नहीं गुजार पाते। देयरफॉर वी थैंक द ऑलमाइटी अल्लाह एंड द सिंसियर लीडरशिप दैट वी गेट आ सेपरेट होमलैंड पाकिस्तान। और इसीलिए हम लोग अल्लाह ताला का नहायत शुक्र अदा करते हैं, और जितने भी हमारे ग्रेट लीडर्स थे उनका भी हम शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने हमें एक अलग से होमलैंड आज़ाद करवा के दिया जिसका नाम हमने पाकिस्तान रखा। तो यहाँ पर जाकर एक ये लंबा चौड़ा सवाल था, ये जाकर ख़त्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपके पास जो है वो एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी है। अगर आपने टारगेट पेपर लिखा है या टारगेट पेपर देखा है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एक्सप्लेन टू नेशन थ्योरी। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये जो टू नेशन थ्योरी था ये क्वेश्चन नंबर 9 था अकॉर्डिंग टू टारगेट पेपर। अगर टारगेट पेपर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 था, तो वो भी हम लोग सॉल्व पहले ही कर चुके हैं, शॉर्ट वीडियोज़ में आप जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कायद-ए-आज़म एज़ गवर्नर जनरल। तो अब ये जो आपके टारगेट पेपर अगर आप देखें तो उसके अंदर ये शायद तकरीबन क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं एक सेकंड देख लूँ, जो टारगेट पेपर मैंने बनाया था उसके अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सही मैंने बोला है कि ये जो था कायद-ए-आज़म वाला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये लिखा है, टारगेट पेपर पे जो लिखा है वो है डिस्कस द रोल ऑफ कायद-ए-आज़म इन पाकिस्तानी मूवमेंट। तो मतलब कि वर्डिंग जो है वो चेंज है, बाकी जो आंसर है वो सेम ही है। अगर आपको बोला जाए कि रोल ऑफ कायद-ए-आज़म एज़ गवर्नर जनरल या रोल ऑफ कायद-ए-आज़म इन पाकिस्तानी मूवमेंट, तो उसका आंसर यही सेम होगा। तो ये चीज़ जो है ये आपने हमेशा ये गौर फ़िक्र के साथ रखनी है। फिर हम लोग इसके आंसर की जानिब जल्दी से बढ़ते हैं। पहली वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है ड्यूरेशन की, लेकिन जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ड्यूरेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो हैं अच्छे से जो क्वेश्चन है उसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं इसका। ऑन 15 अगस्त 1947 कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो 15 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। ही रिमेन गवर्नर जनरल ऑफ द कंट्री फॉर 13 मंथ्स। और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल 13 मंथ्स तक रहे। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही सॉल्व मैनी इंपॉर्टेंट नेशनल इश्यूज़। और इन 13 महीनों के अंदर अंदर जो कायद-ए-आज़म साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान के बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ को सॉल्व किया। सम ऑफ़ देम आर मेंशन्ड एज अंडर। और ऐसे जो इश्यूज़ जिनको कायद-ए-आज़म ने सॉल्व किया वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट है आपके पास पाकिस्तान फर्स्ट कैबिनेट। As soon as the Qaid-e-Azam took an immediate action and nominated members of the federal cabinet to run the government affairs smoothly,
लियाकत अली खान वॉज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो कायद आज़म ने ही जितने भी ये जो फेडरल कैबिनेट के जितने भी मेंबर्स हैं उनको कायद आज़म ने ही सिलेक्ट किया था, ताकि वो जो फेडरल कैबिनेट के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को अच्छे से संभाल सकें। और लियाकत अली खान, आपको पता है कि लियाकत अली खान हमारे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्हें भी कायद आज़म ने ही प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया। अदर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट वर आल्सो नॉमिनेटेड, और दूसरे भी कैबिनेट के मेंबर्स काफ़ी सारे वहाँ पर रखे गए थे, नॉमिनेट किए गए थे। और लियाकत अली खान की एक और मैं आपको बात बताऊँ कि लियाकत अली खान को कायद आज़म का राइट हैंड कहा जाता है, क्योंकि जो भी कायद आज़म जहाँ जहाँ भी जाते थे, लियाकत अली खान हमेशा उनके साथ ही रहते थे। दिस फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान टुक ओथ ऑन 15 अगस्त 1947, और जो पहली कैबिनेट पाकिस्तान की बनी, इन्होंने ये मतलब कि ये पावर में कब आए, 15 अगस्त 1947 में आए। सेकंड पॉइंट है आपके पास constitutional problems. The Act of 1935 was amended and enforced in the country as there was no constitution available of the newly born state. तो अब जब पाकिस्तान बना 1947 में, तो उस वक्त कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कोई भी ऐसा रूल नहीं था। आपको पता है कि कोई भी कंट्री होती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहकर अपने सारे फ़ैसले करती है। तो चूँकि उस वक्त जो है कोई भी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था 1935, तो ये बात डिसाइड की गई कि जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नहीं बनता, तो तब तक जो 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के अकॉर्डिंग जो ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो चलेगी। Thus this great achievement was done under the administrative leadership of the कायद आज़म। और ये जो फ़ैसला किया गया था कि 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ही कंटिन्यू रहेगा, तो ये सारा जो जितना भी ये फ़ैसला किया था वो कायद आज़म ने ही किया था। थर्ड पॉइंट, अटेंशन टू फॉरेन अफेयर्स। Realizing the sensitivity of foreign affairs, कायद आज़म paid his utmost attention to the foreign policy। अब जाहिर सी बात है कि एक न्यूली बॉर्न स्टेट थी, और जो इंडिया है उन्होंने $750 मिलियन का वादा किया था कि जब इंडिया तकसीम होगा तो पाकिस्तान को $750 मिलियन दिए जाएंगे। लेकिन जो इंडिया है वो अपनी बात से मुकर गया, और फिर इंडिया ने सिर्फ़ और सिर्फ $200 मिलियन ही पाकिस्तान को दिए, जो कि एक नेशन को फॉर्म करने के लिए, एक नेशन को बनाने के लिए बहुत ही लेस अमाउंट था। तो इसलिए जो कायद आज़म हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हाँ भाई, जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ हैं, मतलब कि जो बाहर के ममालिक हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस रखने चाहिए, तो उन्होंने ऐसा ही किया। ही डेवलप्ड हेल्थ रिलेशंस विद द नेबरिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ दैट वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी। तो कायद आज़म ने क्या किया, उन्होंने जितनी भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ थी और जितनी भी अच्छी खासी डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उस टाइम की, तो उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाना शुरू किए। फिर हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है मेंबरशिप ऑफ यूएनओ। यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस कायद आज़म पेड इमीडिएट अटेंशन फॉर एक्वायरिंग मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे ही पाकिस्तान बना, तो कायद आज़म साहब ने फ़ौरन, जैसे ही पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद वो ये जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन गए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ये था कि पूरी दुनिया में अमन फैलाया जाए, और पाकिस्तान का मतलब भी अमन का निशान है। तो इसलिए जो पाकिस्तान है, कायद आज़म ने सबसे पहले उसे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया। ऑन 30 सितंबर 1947 पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ द यूएनओ, और 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान जो है वो ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया। दिस ऑल वॉज डन अंडर द डायनामिक लीडरशिप ऑफ कायद आज़म, और ये सारी चीज़ भी जो कायद आज़म साहब है उनकी लीडरशिप में ही की गई। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। और ये भाई बिल्कुल सही बात है कि एजुकेशन से ही जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट होती है। अगर जिस कंट्री के लोग अगर ना करें, एजुकेशन एक्वायर ना करें, तो वो जो कंट्री है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चली जाती है। और सेम केस हमने पहले देखा कि जब इंडिया जो मुस्लिम्स थे वो जो इंडिया में थे, जब पाकिस्तान नहीं बना था, तो उन्होंने जो ब्रिटिश जो स्टडी है उसको हासिल करने से मना कर दिया था। तो हमने पहले भी पढ़ा कि जो मुस्लिम्स हैं वो डिक्लाइन में चले गए, बहुत पीछे चले गए। तो इस वजह से जो एजुकेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए।
इट इम्प्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ नेशन एंड डेवलपमेंट। और जो एजुकेशन है ये हमारे रहन सहन के स्टैंडर्ड को भी डेवलप करती है, इम्प्रूव करती है। एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो नीडेड अटेंशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और जब ये जो हमारा पाकिस्तान बना तो उस वक्त जो एजुकेशन सेंटर थे वो भी बहुत कम थे पाकिस्तान में और उन्हें एक अटेंशन की ज़रूरत थी। फॉर दिस पर्पस ही हेल्ड द फर्स्ट एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1947। और कायद आज़म को इस बात का एहसास हुआ कि हमारे जो मुसलमान हैं उन्हें मॉडर्न एजुकेशन या ब्रिटिश एजुकेशन एक्वायर करनी चाहिए, जो कि अभी जैसे आप सेकंड ईयर के पेपर देंगे तो ये भी एक ब्रिटिश एजुकेशन ही है। तो कायद आज़म को जब इस बात का एहसास हुआ तो उन्होंने 1947 में ही एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। He wished that every citizen of Pakistan should serve his nation with honesty and national spirit। और कायद आज़म चाहते थे कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के शहरी हैं वो अपनी जो हमारी कंट्री है पाकिस्तान को अच्छे से सर्व करें और ऑनेस्टी के साथ वो सर्व करें और उनके अंदर एक जज्बा होना चाहिए अपनी कंट्री को लेकर। ही मेड नेशन विद ऑनेस्टी एंड नेशनल स्पिरिट। और उन्होंने खुद जो है ये पाकिस्तान की कंट्री बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ बनाई थी। He made acquisition of scientific and technological education compulsory for the students। और कायद आज़म साहब ने साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन जो है उसको लाजमी बनाया कि ये हर एक स्टूडेंट के लिए लाजमी होगी। कायद आज़म डिड अ लॉट टू इम्प्रूव एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। और कायद आज़म ने बहुत ज़्यादा जदोजहद की, बहुत ज़्यादा मेहनत की कि जो पाकिस्तान की एजुकेशन है वो अच्छी से अच्छी की जाए। In the service of Pakistan, कायद आज़म सर्व्ड हिज कंट्री टिल हिज डेथ। कायद आज़म ने अपनी कंट्री को अपनी डेथ तक उन्होंने अपनी कंट्री को सर्व किया बहुत ज़्यादा जाँफशानी के साथ। डिस्पाइट हिज बैड हेल्थ ही केप्ट ऑन गोइंग थ्रू द इम्पॉर्टेंट फाइल्स। और ये सबको पता था कि कायद आज़म जो है वो टीबी से गुज़र रहे हैं, टीबी के मर्ज़ से गुज़र रहे हैं, लेकिन कायद आज़म ने बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं किया और बिल्कुल भी उन्होंने रेस्ट नहीं की और वो मुसलसल काम करते रहे। He succumbed to deadly disease of consumption। These were the most important works done by the Qaid as Governor General in a very short period of 13 months। और आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान बना है उसके 13 मंथ्स के बाद 13 मंथ्स के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो गई थी। और उन 13 महीनों के अंदर अंदर आपने जो कि हमने भी पॉइंट्स में पढ़ा, आप देख सकते हैं कि उन 13 महीनों के अंदर अंदर कायद आज़म ने कितना कुछ कर लिया। तो अगर कायद आज़म और ज़्यादा मतलब कि अगर ज़िंदा रहते तो वो बहुत कुछ और भी कर सकते थे। दीज अचीवमेंट्स ऑफ द कायद आज़म विल नॉट बी फॉरगॉटन बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और ये सारी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, जितने उन्होंने मेहनत की पाकिस्तान के लिए, जितने भी काम किए, वो हम कभी भी कायद आज़म के बारे में हम कभी भी भूल नहीं सकते। तो यहाँ पर जाकर आपका ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान जस्ट आफ्टर इट्स इस्टेब्लिशमेंट। तो पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त पाकिस्तान को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, वो हम लोग इस क्वेश्चन में देखते हैं। इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। फ्रॉम इट्स वेरी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान फेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो जब से पाकिस्तान बना है तब से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तो सम ऑफ द इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान वर, तो कुछ इसमें से कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो इस हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम कैसे थी वो हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट पाकिस्तान हैड टू फेस वॉज टू चूज़ अ कैपिटल। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी पाकिस्तान के लिए ये आई कि पाकिस्तान को अपने लिए एक कैपिटल चूज़ करना था। टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एंड टू इस्टेब्लिश अ सेक्रेटेरिएट। और कैपिटल किस लिए चूज़ करना था, ताकि वहाँ पर गवर्नमेंट बनाई जाए और एक सेक्रेटेरिएट इस्टेब्लिश किया जाए। पाकिस्तान वॉज चूज़न एज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कराची जो है उसको एज ए कैपिटल पाकिस्तान का चूज़ किया गया। हालांकि अभी जो इस वक्त जो पाकिस्तान की कैपिटल है वो इस्लामाबाद है, लेकिन उस वक्त पर जब पाकिस्तान बना था
तो उस वक्त जो कैपिटल चूज़ किया गया था पाकिस्तान का, वो कराची को एज अ कैपिटल सिटी चूज़ किया गया था। कायद-ए-आज़म टुक द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, कायद-ए-आज़म जो थे उन्हें गवर्नर जनरल बनाया गया। लियाकत अली खान वॉज अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर, और जो लियाकत अली खान थे वो पाकिस्तान के फर्स्ट एवर प्राइम मिनिस्टर बने। एंड द कैबिनेट ऑफ एक्सपीरियंस्ड पर्सनस वॉज मेड, और जो एक्सपीरियंस्ड लोग थे पार्टी के, मुस्लिम लीग के, उन्हें कैबिनेट में एम्प्लॉय किया गया। एडजस्टमेंट वॉज टू बी मेड टू ब्रिंग द ऑफिशियल्स हु फॉट फॉर पाकिस्तान फ्रॉम दिल्ली टू कराची, और ये भी एफ़र्ट्स की गई कि जितने भी जो लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे जो अभी तक दिल्ली में ही थे, तो उनको दिल्ली से पाकिस्तान ले आने की भी उन्होंने बहुत एफ़र्ट की, लेकिन काफ़ी उसमें जो लीडर्स थे वो मारे भी गए। तो सेकंड पॉइंट है अनफेयर बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूशन। अ बाउंड्री कमीशन वॉज सेट अप अंडर द ब्रिटिश चेयरमैन सर सिरिल रेडक्लिफ, और जो बाउंड्री कमीशन थी ये किसने सेटअप की थी? जो ब्रिटिश के चेयरमैन थे सर सिरिल रेडक्लिफ, उन्होंने ये बाउंड्री का सेटअप किया था। ही मिसयूज्ड हिज पावर्स एंड हैंडेड ओवर मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरियाज लाइक गुरदासपुर, फिरोजपुर एंड जलंधर टू इंडिया, हैंस प्रोवाइडिंग देम अ गेटवे टू कश्मीर। तो ये जो सर सिरिल रेडक्लिफ हैं, उन्होंने अपनी जो सीट है, अपनी जो पावर है, उसका मिसयूज़ ऐसे किया कि जितने भी बड़े बड़े एरियाज़ थे, मेजर जो एरियाज़ थे, अच्छे जो एरियाज़ थे इंडिया के, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुरदासपुर, फिरोजपुर और जलंधर, जो मेन एरियाज़ थे वो सारे इंडिया को दे दिए, इंडिया की तरफ दे दिए, और उन्हें जो कश्मीर का गेटवे है वो भी प्रोवाइड कर दिया। कायद-ए-आज़म कॉल्ड इट एन अनफेयर कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रिजर्व अवार्ड। तो कायद-ए-आज़म ने इस चीज़ को अनफेयर चीज़ कहा कि जितने भी जो मेजर एरियाज़ हैं वो सारे इंडिया को दे दिए गए, और जितने भी जो माइनर हैं, जो लो एरिया से, लो तबके के जो एरियाज़ थे, वो पाकिस्तान को थमा दिए गए। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इनफ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज। ऑन द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, हिंदूज एंड सिख्स बिकेम मोर फ्यूरियस। अच्छा, जब पाकिस्तान बना तो हिंदू और सिख जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो पाकिस्तान है वो बने, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया तकसीम हो। In the planned move, Muslims' properties were set on fire and they were compelled to leave Bharat for Pakistan with nothing but their lives. और फिर एज अ रिज़ल्ट हुआ क्या, उन्होंने एक प्लान बनाया, उन्होंने जो मुस्लिम्स की जितनी भी जायदाद थी उन सब को आग लगा दी, और उन्हें ये कहा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ आप ही जा सकते हैं और आपके साथ आपकी कोई भी चीज़ नहीं जा सकती। तो जितनी भी सामान था, ज़ेवरात थे, और जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी मुसलमानों की, तो वो सब के सब उन्होंने कुछ जला दिए, कुछ अपने पास रख लिए, और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ बोला कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को लेके जा सकते हैं। मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज़ वर किल्ड बिफोर दे रीच फॉर पाकिस्तान। अब बहुत से ऐसे लोग थे जो भाग रहे थे, जो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे, तो उनको रास्ते में ही शहीद कर दिया गया। मैनी माइग्रेंट्स वर लूटेड एंड दे वर प्रोवाइडेड इमीडिएट बोर्डिंग्स एज दे रीच पाकिस्तान। और बहुत से ऐसे भी जो थे लोग थे जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके थे, और जैसे ही वो पाकिस्तान गए तो उन्हें उसी वक्त फ़ौरी तौर पर उन्हें फ़र्स्ट एड प्रोवाइड की गई और उनका इलाज करवाया गया। फोर्थ पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स। इन ऑर्डर टू embarrass Pakistan financially, Indians shows dishonesty in the matters of Pakistan which is concerned with its benefits. तो पाकिस्तान को जो इंडियंस हैं वो गिराना चाहते थे, और उन्हें जो फाइनेंशियली है वो डाउन करना चाहते थे। और डाउन कैसे किया, अभी हम पढ़ते हैं। पाकिस्तान वॉज प्रॉमिस टू गिव ₹750 मिलियन। तो जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि जब पाकिस्तान अलहदा हो जाएगा तो उन्हें 750 मिलियन रुपीज़ दिए जाएंगे। बट इंडियन लीडरशिप रिफ्यूज़ टू गिव। लेकिन उस वक्त उन्होंने वादा कर लिया, लेकिन जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया तो इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने 750 मिलियन जो पैसे देने का वादा किया था वो उससे मुकर गए, वो नहीं दिए। पाकिस्तान रिसीव्ड ओनली 200 मिलियन, और सिर्फ पाकिस्तान को 200 मिलियन ही मिल सके, जो कि एक नेशन को बनाने के लिए बहुत कम पैसा था। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस।
In order to protect and safeguard its country, every country needs an armed forces and military equipments. तो जाहिर सी बात है, अगर किसी भी कंट्री को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को सेफगार्ड करना है, तो जाहिर है कि उन्हें अपने जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो नेवी के लोग होते हैं या फ़ौज होती है, फ़ौज चाहिए होती है, और मिलिट्री इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे ग्रेनेड्स हो गए और दीगर जो गन्स वगैरह होती हैं, ये एक कंट्री की सेफ्टी के लिए लाजमी रिक्वायर होती हैं. द क्वेश्चन ऑफ डिवीजन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स वॉज द मेन इशू फॉर पाकिस्तान. और ये जो आर्म्ड फोर्सेज है, फ़ौज का और मिलिट्री इक्विपमेंट्स जैसे गन्स वगैरह का, ये एक मेन इशू था पाकिस्तान के लिए. इशू कैसे था अभी हम लोग पढ़ते हैं. पाकिस्तान इमीडिएटली डिमांडेड द डिवीजन ऑफ आर्म्ड एसेट्स एंड पर्सनल. और पाकिस्तान, अब जाहिर सी बात है कि जब कंट्री डिवाइड हो रही है तो पाकिस्तान ने ये डिमांड की कि जो है आर्म्ड फोर्सेस हैं, जो फ़ौज है, वो भी तकसीम की जाए ताकि कुछ फ़ौज जो है वो पाकिस्तान को भी मिल सके. द इंडियन लीडरशिप क्रिएटेड एवरी हर्डल्स नेसेसरी फॉर द डिवीजन ऑफ आर्म्ड एसेट्स एंड पर्सनल. तो जो इंडियन लीडरशिप है, उन्होंने हर एक मतलब के हर मुमकिन रुकावट उन्होंने पेश करना शुरू की, और मतलब कि कुछ बहुत बहुत दूर थे जिनको महीनों लग गए आर्म्ड फोर्सेस को आने में. तो इस वजह से जो इंडियन लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा राह में रुकावटें उन्होंने इख्तियार की. 6 पॉइंट है रिवर वाटर डिस्प्यूट. मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग इन पाकिस्तान हैव देयर ओरिजिन इन इंडिया. अब जितने ज़्यादातर जो रिवर्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो बह रहे हैं, तो वो जो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, वो इंडिया से स्टार्ट हो रहे हैं. इन 1948, मतलब कि पाकिस्तान के 1 साल जब पाकिस्तान बने को हो गया, द वाटर सप्लाई टू पाकिस्तानी कैनाल्स, अच्छा, इंडिया स्टॉप टू सप्लाई वाटर सप्लाई टू पाकिस्तान कैनाल्स टू डिस्ट्रॉय द एग्रीकल्चर ऑफ पाकिस्तान. तो भाई 1948 में क्या हुआ इंडिया के, अब देखें जहाँ से वो रिवर्स चल रहे थे, तो वो मेन जो था वो जो सप्लाई थी वो इंडिया के पास थी. तो 1948 में इंडिया ने जितने भी रिवर्स का जो पानी का सप्लाई है उसको बंद कर दिया, ताकि जो पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल सारा निज़ाम है एग्रीकल्चर का, वो स्टॉप हो जाए और लोग जो है वो भूखे मर जाएं. However, on 9 September 1960, an agreement called Indus-Basel Treaty was signed between the two countries. लेकिन ये जो है 9 सितंबर 1960 में एक एग्रीमेंट साइन हो गया इंडस बेसल ट्रीटी, जिसमें ये वाज़ह किया गया कि कोई भी रिवर जो है वो बंद नहीं करेगा. तो 7th पॉइंट आता है हमारे पास कश्मीर डिस्प्यूट, जो कि अभी तक चल रहा है, और ये एक समझ लें कि ना हल होने वाली बात ही लगती है. तो द कश्मीर डिस्प्यूट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एन अनसॉल्व प्रॉब्लम. पाकिस्तान और इंडिया का जो मेन डिस्प्यूट है, मेन जो लड़ाई है, वो अभी तक जो चल रही है वो कश्मीर की चल रही है, और अभी तक ये अनसॉल्व प्रॉब्लम है. Kashmir is the natural part of Pakistan because at the time of partition 85% of the population of Kashmir was Muslim. अच्छा, अगर देखा जाए, अगर फैक्ट्स देखे जाएँ, तो ओरिजिनली जो कश्मीर है वो पाकिस्तान को ही मिलना चाहिए था, क्योंकि जब पार्टीशन हुई, जब इंडिया तकसीम किया गया, जब पाकिस्तान बना, तो 85% जो पॉपुलेशन थी कश्मीर की वो मुस्लिम थी. तो द हिंदू डोगरा विच वॉज डिक्लेयर्ड सीक्रेटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. अब जैसे कि आपको पता है कि कश्मीर जो एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है, तो इसलिए इंडिया वालों ने जो कश्मीर है वो पाकिस्तान को देने से मना कर दिया. कश्मीर एज अ पार्ट ऑफ इंडिया. Muslims has continuously insisted that Kashmir should be given self-determination, but it is due to incooperative behavior of India that it is an unsolved problem. जो मुसलमान हैं उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया, अभी तक ज़ोर लगा रहे हैं, अभी तक इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि जो कश्मीर है उसको आज़ाद किया जाए. लेकिन अब जाहिर सी बात है कि जो कश्मीर है वो इंडिया की टेरिटरी है, तो इसलिए उनका जो इनकोऑपरेटिव बिहेवियर है, इस वजह से अभी तक जो कश्मीर है वो आज़ाद नहीं हो पाया, और अभी तक ये जो प्रॉब्लम है ये अनसॉल्व ही है. फिर हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है इलेक्ट्रिसिटी इशू. ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड एन अनफेयर डेमोक्रेसी. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी इशू. तो बिजली का भी इशू कर दिया इंडिया वालों ने, वो देखते हैं कैसे किया. ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज एज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड एन अनफेयर डिमार्केशन, द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इज वेस्टर्न पंजाब was disrupted because all the power stations were located at Mandi, a predominated Muslim majority area.
विच वॉज अवॉर्डेड टू भारत बट कायद आज़म सेड। अच्छा, ये मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी इशू ऐसे हुआ कि जैसे कि अभी हमने बताया, पहले हमने अभी पढ़ा है ये कि जो इंडिया है उन्होंने अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन की थी। वो कैसे की थी कि जितने भी मेजर एरियाज़ जो थे वो इंडिया ने खुद रख लिए थे, और जो माइनर थे, बहुत ही लो तबके के जो एरियाज़ थे वो पाकिस्तान को प्रोवाइड कर दिए थे। और जहाँ पर जो पावर स्टेशन थे, बिजली के जो पावर स्टेशन थे वो भी मंडी में थे। मंडी मतलब एक जगह का नाम है इंडिया की, और वो इंडिया के पास था। और वहाँ से जो इंडिया वाले हैं उन्होंने जितने भी जो बिजली का पावर स्टेशन है वहाँ से बंद कर दिए थे। जहाँ जहाँ पाकिस्तान को बिजली सप्लाई हो रही थी, इंडिया ने वो सप्लाई बंद कर दी। तो कायद आज़म सेड इफ़ वी वांट टू एग्जिस्ट एज अ नेशन देन वी विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स विद डिटर्मिनेशन एंड फोर्स। तो कायद आज़म साहब ने उस वक्त ये फरमाया कि अगर हमें एक नेशन बनना है तो हमें मिलकर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अच्छे से उसका सामना करना पड़ेगा, जितनी भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। फिर 9th है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि डेथ ऑफ कायद आज़म। Despite of all the problems and difficulties faced by the state, Pakistan continued to march under the able and dynamic leadership of कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। अब जैसा कि हमने काफ़ी सारे अभी 8 पॉइंट्स पढ़े, तो 8 पॉइंट्स पर हमने ये पढ़ा कि जो कायद आज़म, अब जितने भी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी ना, तो उसमें ये है कि पूरी मुस्लिम कौम खड़ी रही, और उन्हें इनकरेज करने वाले कौन थे, उनकी लीडरशिप करने वाले कौन थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। However, it is obvious that his own strength was failing। और ये भी ऑब्वियस बात है कि इतनी जद्दोजहद करने के बाद जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हैं उनकी अपनी स्ट्रेंथ भी जो है वो दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही थी। और की जगह वॉज फेलिंग एंड हिज डेथ ऑन 11 सितंबर 1948 वॉज अ बिग लॉस फॉर पाकिस्तान। और उनकी जब डेथ हुई टीबी के मर्ज की वजह से 11 सितंबर 1948 को, और ये जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। इट लेफ्ट अ वाइड टू, और ये ऐसा गड़ा चला गया, मतलब कि जिसको कोई भी फिल नहीं कर सकता। और यहाँ पर यही लिखा है टू बिग टू बी फिल्ड बाय एनी सक्सेसर, कि मतलब कि वो ऐसा एक गहरा एक वॉइड तैयार हो गया जो कि कोई भी लीडर जो है उसको फिल नहीं कर सकता। तो मेरा ख्याल यहाँ पर इसका कंक्लूजन है, लास्ट ही कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट थी ये मुस्लिम वर्ल्ड का एक माइलस्टोन था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वी कैन नाउ लिव आवर लाइफ इन अकॉर्डिंग टू टीचिंग ऑफ इस्लाम। और ये बहुत बड़ी बात है। सबसे अच्छी बात ये कि अब जो हम लोग हैं अपनी लाइफ है इस्लाम के अकॉर्डिंग गुजार सकते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान बनने से पहले जो मुस्लिम्स थे उनको ये आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी जो लाइफ है वो इस्लाम की टीचिंग के अकॉर्डिंग गुजार सकें। अंडर द ब्रिटिश रूल इट वुड बी इम्पॉसिबल टू लिव आवर लाइफ अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। तो अगर हम लोग अभी तक ब्रिटिश के रूल में होते, अंग्रेज़ों की हुकूमत में होते, तो अभी तक हम लोग अपनी जो ज़िंदगी है वो इस्लामी तालीम के अकॉर्डिंग नहीं गुजार सकते थे। देयरफॉर वी थैंक दी ऑलमाइटी अल्लाह एंड द सिंसियर लीडरशिप दैट वी गेट आ सेपरेट होमलैंड पाकिस्तान। इसलिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, और जितने भी हमारे लीडर्स थे उनका भी शुक्र अदा करते हैं कि हमें अपना एक सेपरेट होमलैंड पाकिस्तान मिल गया। तो यहाँ पर जाकर आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो फाइनली जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो टारगेट पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कॉजेज़ ऑफ द डिमांड फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान को क्यों डिमांड किया गया, क्या वजह थी कि मुसलमानों ने ये कहा कि हमें एक सेपरेट होमलैंड चाहिए। तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ लेते हैं। हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स हैड लिव्ड पीसफुली टुगेदर इन इंडिया फॉर सेंचुरीज़, बट आफ्टर द ब्रिटिश इन्वेजन इन साउथ एशिया एंड देयर अनड्यू सपोर्ट टू हिंदूज़ लाइफ बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन मुस्लिम्स। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि ये जो हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो हज़ारों सालों से साउथ एशिया में रह रहे थे और बहुत ही अच्छे से रह रहे थे। इनके जो ताल्लुकात थे वो आपस में बहुत ही अच्छे थे। लेकिन जब साउथ एशिया में ब्रिटिश लोग आए, अंग्रेज़ी हुकूमत आई, तो ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ी हुकूमत ने जो मुस्लिम्स थे इंडिया के उनको बहुत ज़्यादा डिग्रेड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक बदअमनी ये जो साउथ एशिया है वहाँ पर
फैल गई और ये जो हिंदू लोग हैं वो भी ये जो है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके साथ मिल गए। इनफैक्ट द मुस्लिम्स वर अ सेपरेट नेशन, जो मुस्लिम्स थे वो एक सेपरेट नेशन थी। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ओज मच टू दिस फीलिंग ऑफ एडहेरेंस टू द नेशनल इमेज एंड रिलीजियस आइडेंटिटी। The Muslims of Indo-Pak subcontinent demanded a separate homeland on the following grounds। और यही वजह थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और जो हिंदू जो कांग्रेस पार्टी थी वो चालें चल रहे थे मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़। तो इस वजह से जो इंडिया के मुस्लिम थे, जो सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स थे, उन्होंने डिमांड की कि हमें एक अलग से एक हमें होमलैंड चाहिए। तो वजह हम लोग पढ़ते हैं वन बाय वन करके, पॉइंट वाइज यहाँ पर जो आंसर है वो गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है डिज़ायर टू इस्टेब्लिश एन इस्लामिक स्टेट। इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ फॉर द मुस्लिम्स एंड दे आर ईगर टू इम्प्लीमेंट इट इन देयर पर्सनल एंड कलेक्टिव लाइफ। तो इस्लाम जो है वो मुसलमानों के लिए सब कुछ है, एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। और जो मुसलमान थे वो चाहते थे कि हम लोग ये जो इस्लाम है इसको अपनी पर्सनल लाइफ में लेकर आएँ। इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ और इस्लामिक आइडियोलॉजी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड अंटिल अ प्योर इस्लामिक सोसाइटी फ्री फ्राम ऑल अदर अन इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस इज़ एस्टैब्लिश्ड। और जैसा कि मुसलमान चाहते थे कि हम लोग अपनी रेगुलर जो लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, उसमें इस्लाम को लेकर आएँ, लेकिन ऐसा तब तक मुमकिन नहीं था जब तक एक प्योर इस्लामिक सोसाइटी नहीं बन जाती, और जो कि ऐसी सोसाइटी जो कि तमाम अन इस्लामिक चीज़ों से अलग से हट के होती। द डिज़ायर टू इस्टेब्लिश एन इस्लामिक स्टेट वाज आल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स टू डिमांड अ सेपरेट होमलैंड। और ये उनकी ख्वाहिश थी, मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक स्टेट बनाया जाए जहाँ पर हम लोग फ्रीली जो है आज़ादाना तौर पर जो इस्लामिक स्टडीज़ हैं उसको कर सकें और अपनी पर्सनल लाइफ में ला सकें। और मतलब कि एक वजह ये थी कि इस वजह से जो मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट हैं उन्होंने एक सेपरेट होमलैंड की दरख्वास्त की। फिर आ जाता है हमारे पास टू नेशन थ्योरी। तो टू नेशन थ्योरी भाई मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। टू नेशन थ्योरी वैसे ही आपको बता देता हूँ। टू नेशन थ्योरी का मकसद ये था कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम जो हैं वो दो डिफरेंट नेशंस हैं और जो कि एक साथ नहीं रह सकते। तो ये सारा मामला था और इन्होंने इसी वजह से मुसलमानों ने जो है इस चीज़ की डिमांड की कि हम लोग अलग नेशन है, इसलिए हमें अलग होमलैंड दिया जाए। थर्ड है हिस्टोरिकल कोलिजन। Hindu and Muslim historical collision started when Muhammad bin Qasim defeated राजा दाहिर। तो ये जो हिंदू और मुस्लिम्स का जो कोलिजन था ये तब स्टार्ट हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम ने, जो कि मुस्लिम लीडर थे, राजा दाहिर को जब उन्होंने डिफ़ीट किया या हरा दिया। ये बहुत ज़्यादा हज़ारों साल पुरानी बात है कि जब सब कॉन्टिनेंट में पहले जो राजा दाहिर थे उनकी हुकूमत थी, लेकिन फिर आए मुसलमान लीडर आए मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने जो साउथ एशिया है उसको इन्वेड किया और राजा दाहिर को जब शिकस्त दे दी तो तब जाकर जो इस्लामिक गवर्नमेंट है वो सब कॉन्टिनेंट में या साउथ एशिया में फॉर्म हुई। मैनी बैटल्स वर फॉट बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स अंडर मुस्लिम रूल। और इसके बाद भी बहुत सारी जो जंगें हैं वो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स के दरमियान होती रही। द हिस्टोरिकल कोलिजन कंटिन्यूड ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रजाइम। और जब ये अंग्रेज़ी हुकूमत आई तब तक ये जो हिस्टोरिकल कोलिजन है, ये जो इनकी हिस्टोरिकल जो जंगें हैं वो तब तक मतलब ये कंटिन्यू रही। हिंदूज़ कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश ट्राई टू डिमिनिश मुस्लिम कल्चर एंड देयर वे ऑफ लाइफ। और जो हिंदूज़ थे वो ब्रिटिश के साथ मिल गए, अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ मिल गए और वो ये चाहते थे कि मुस्लिम्स का यहाँ से साउथ एशिया से बिल्कुल सफाया कर दिया जाए। द फ्यूचर ऑफ मुस्लिम्स वॉज ऑब्वियस इन सच कंडीशन, देयरफॉर दे डिसाइडेड टू डिमांड फॉर द सेपरेट होमलैंड। और बिल्कुल ऐसे जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राब होती गई, क्योंकि जो हिंदू थे उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के साथ हाथ मिला लिया था और इसी वजह से जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने एक सेपरेट होमलैंड की दरख्वास्त की। फोर्थ पॉइंट है हिंदूज़ एंड ब्रिटिश। सिंस द ब्रिटिश स्नैच्ड पावर फ्रॉम मुस्लिम्स। अब आपको पता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को जब डिफ़ीट किया तो तब से लेकर काफ़ी सालों तक जो साउथ एशिया है उस पर मुसलमानों की हुकूमत रही। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने जंग करके जितनी भी जो पावर थी मुस्लिम्स के पास से उसको हथिया लिया या स्नैच कर लिया। दे वर डाउटफुल अबाउट द फेथफुल
हेटफुलनेस ऑफ मुस्लिम्स, और ये लोग, ये जो ब्रिटिश थे, ये बहुत ज़्यादा बुरा समझते थे मुसलमानों को और बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते थे. सो हिंदूज़ एंड ब्रिटिश जॉइन हैंड्स टू डिस्ट्रॉय द मुस्लिम्स मॉरली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली. तो हिंदूज़ और ब्रिटिश ने आपस में हाथ मिला लिए और उन्होंने मुसलमानों को हर तरह से डिस्ट्रॉय करने का या तबाह करने का फ़ैसला कर लिया. This was the reason that Muslims became fed up with both British and Hindus and decided to have a separate homeland. और इसीलिए जो मुसलमान हैं, इसी रीज़न की वजह से जो मुसलमान हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और तंग आकर उन्होंने इनसे, अंग्रेज़ी हुकूमत से और हिंदुओं से जान छुड़वाने के लिए एक अलग सेपरेट होमलैंड की डिमांड की. फिर फिफ्थ पॉइंट आता है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम. इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया विच मेंट मेजॉरिटी रूल. अच्छा, तो उस वक्त जो नेशनल कांग्रेस जो थी, जैसे हमारी यहाँ पर पार्टीज़ होती हैं, जैसे मुस्लिम लीग मुस्लिम्स की पार्टी थी, वैसे ही हिंदुओं की पार्टी थी कांग्रेस जिसका नाम था. तो उस जो कांग्रेस पार्टी है, इंडियन कांग्रेस पार्टी, उन्होंने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से उन्होंने दरख्वास्त की जो है अंग्रेज़ी हुकूमत के पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में भी चलाया जाए. और पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब ये था कि जो मेजॉरिटी है वो ही रूल करे. अब जाहिर सी बात है कि उस वक्त साउथ एशिया में जो मेजॉरिटी थी वो हिंदुओं की थी, तो इसका मतलब ये था कि जब पार्लियामेंट्री सिस्टम आया तो हिंदू जो हैं वो उसको साउथ एशिया को रूल करने लगे. तो आगे उससे क्या हुआ हम पढ़ते हैं. द इम्प्लीमेंटेशन of this simply meant the Hindu slavery of Muslims since they were in majority. और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का मकसद ही ये था कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को अपना नौकर बना लें, क्योंकि जो हिंदू थे वो उस वक्त मेजॉरिटी में थे. दिस वाज अ रीज़न दैट मुस्लिम्स स्ट्रेस्ड ऑन सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड गॉट इट एक्सेप्टेड. सेपरेट इलेक्टोरेट वाज द फर्स्ट ब्रेक इन द फाउंडेशन ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट होमलैंड. और इसी वजह से जो मुसलमान हैं उन्होंने अपने जो सेपरेट इलेक्शंस हैं, मतलब कि उनकी ज़ाहिर सी बात, उन्होंने एक मुस्लिम लीग पार्टी बनाई, तो उन्होंने अपने सेपरेट इलेक्शंस का मुतालबा किया. और यही वजह थी जब सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ, और उसी वक्त उन्होंने एक जो है एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड की. फिर सिक्स पॉइंट हमारे पास आता है शुद्धि एंड संगठन मूवमेंट. तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास शुद्धि एंड संगठन मूवमेंट. हिंदू मुस्लिम यूनिटी एवेपोरेटेड इन द ईयर आफ्टर द खिलाफत मूवमेंट 1919 to 1924 एंड हिंदू मुस्लिम राइट्स बिगेन. तो पहले तो इससे पहले खिलाफत मूवमेंट से पहले हिंदू और मुस्लिम जो थे वो आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते थे और बहुत पीसफुली रहते थे. लेकिन खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेकर जो 1924 तक हुई, तब तक खिलाफत मूवमेंट के बाद जो हिंदू और मुस्लिम्स के जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ना शुरू हो गए. द शुद्धि मूवमेंट एम्ड एट द मास कन्वर्जन ऑफ सर्टेन बैकवर्ड ग्रुप्स ऑफ मुस्लिम्स इनटू हिंदूज़ बाय फोर्स वेयर. अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देते हैं शुद्धि मूवमेंट क्या है. दो मूवमेंट्स आई थी, शुद्धि मूवमेंट एंड सेकंड थी संगठन मूवमेंट. तो जो शुद्धि मूवमेंट थी उनका एम ये था कि जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं जहाँ पर मुसलमान रहते हैं, तो उन्हें मतलब कि धमकियाँ देकर उन्हें कन्वर्ट किया जाए, मुस्लिम से हिंदू किया जाए. ये शुद्धि मूवमेंट का एक एम था. और संगठन मूवमेंट किस लिए बनी थी अभी पढ़ते हैं. वेयर एज द संगठन प्रोग्राम सॉट टू ऑर्गेनाइज द हिंदूज इनटू अ मिलिटेंट फोर्स टू फ्लाइटिंग, यहाँ पर फाइट आएगा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, टू फाइट विद द मुस्लिम्स. और संगठन मूवमेंट ये था कि वो काफ़ी सारे हिंदुओं को एक तरह से ट्रेन कर रहे थे, एक मिलिट्री फोर्स बना रहे थे, और इसलिए बना रहे थे कि वो जो है मुसलमानों से फ़ाइट करें. सेवन्थ है एक्टिविटीज़ ऑफ महासभा. महासभा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1900. महासभा एक पार्टी थी जो कि 1900 में इस्टेब्लिश हुई थी. इट वाज अ नॉन पॉलिटिकल पार्टी अंटिल द शुद्धि एंड संगठन मूवमेंट स्टार्टेड. और ये जो महासभा जो थी ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक नॉन पॉलिटिकल पार्टी थी, और तब तक थी जब तक शुद्धि एंड संगठन मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुई थी. दीज मूवमेंट्स मोटिवेटेड महासभा टू बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. तो ये शुद्धि एंड संगठन मूवमेंट जैसे ही आई तो इन दोनों मूवमेंट्स ने ये जो महासभा है इसको, महासभा पार्टी को इन्होंने मोटिवेट किया कि ये आप भी पॉलिटिक्स में आएँ.
इट प्रूव टू बी द वर्स्ट एनिमी ऑफ मुस्लिम्स। और ये जो महासभा है ये मुसलमानों की बहुत बड़ी एक दुश्मन बन गई। द पार्टी डिक्लेयर्ड मुस्लिम्स एज आउटसाइडर्स एंड सेड दैट मुस्लिम्स हैव नो रिलेशन विद इंडिया। और ये जो महासभा पार्टी है इस पार्टी ने ये बात बोली, ये बात डिक्लेयर की कि जो मुस्लिम्स हैं ये एक आउटसाइडर है, मतलब कि ये बाहर से आए हैं और इनका यहाँ पर इंडिया में कोई भी काम नहीं है। इफ़ दे वांट टू लिव इट देन दे कुड लिव इट हैप्पीली, बट इफ़ दे वांट टू लिव इन इंडिया दे विल हैव टू एक्सेप्ट हिंदुज़म। और एक शर्त इन्होंने, ये जो महासभा पार्टी है इन्होंने मुसलमानों के लिए एक शर्त रख दी कि अगर आपने जाना है यहाँ से इंडिया से तो आप आराम से जा सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंडिया में रहना है तो उसके लिए एक शर्त ये है कि आपको हिंदुज़म एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको हिंदुज़म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स टू लिव इन अ सेम कंट्री टुगेदर। और इसी वजह से ये एक तरह का नामुमकिन हो गया कि हिंदू और मुस्लिम एक ही कंट्री में रहें। तो बाकी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं और ये बहुत ज़्यादा लेंथी भी है, तो यहाँ तक ही तकरीबन 7 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। यहाँ तक ही अगर आपका जो पेपर है, पेपर में अगर आप 7 पॉइंट्स लिख लेते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो 100% आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जाकर हमारा टारगेट पेपर जो ख़त्म होता है, जितने भी सवालात जो थे टारगेट पेपर के वो सारे सॉल्व हो चुके हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स इंक्लूडेड थे टारगेट पेपर के अंदर, टोटल हमने 42 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, जिसका मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिस किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 1 है जिसमें हमने टारगेट पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 हमने कवर किया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये जो आपने देखा ये पार्ट 2 है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो मैं आपको ये बात भी बता दूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछते हैं कि सर अगर हम लोग ये सारे जो सवालात हैं अगर हम लोग कर लेते हैं तो क्या हमारा पूरा पेपर हो जाएगा। तो बिल्कुल भाई, अगर जितने भी सवालात हैं टारगेट पेपर में इंक्लूडेड अगर आप सारे क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो 100% नहीं बल्कि 110% हो जाएगा। तो अगर आपको बिल्कुल भी लगता है कि थोड़ा सा भी आपको लगता है ना कि थोड़ी सी भी मुझे इस वीडियो से, इस लेक्चर से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला है, तो मैं ये आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा, बस अगर आपको फ़ायदा मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि जो हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोज़ हैं उसका भी जो आपको लिंक है, उसका भी जो आपको नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द मिल सके। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।